नमस्कार दोस्तों धोखा। हाँ, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसे उसका फल जरूर मिलता है। आज की हमारी कहानी में तनीषा के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। धोखा देने वाला और कोई नहीं, उसका पति होता है। तनीषा का पति उसे क्या धोखा देता है और उस धोखे का अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनें। हमारे पड़ोस में कपूर साहब रहते थे अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में उनकी पत्नी मानसी जी, एक बेटा मधुर और उसकी पत्नी सुगंधा थे। मधुर की शादी हो चुकी थी, उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो लोग न ज्यादा पैसे वाले थे और न ही ज्यादा गरीब, बस खाते पीते लोग थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाले लोग थे वो। जब तक मधुर की शादी नहीं हुई थी तब तक कुछ लोग बातें बनाते थे। वो बोलते थे, अभी तो बहुत शांति रहती है कपूर साहब के घर में, एक बार बेटे की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं कितनी शांति रहती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां न तो किसी की दो बातें बर्दाश्त करती हैं और न ही घर का कोई काम करना चाहती हैं। लोगों की बातें कपूर साहब और मानसी जी के कानों तक भी पहुंच गई थी और उन्हें इन बातों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आती थी। वो लोग घबरा जाते थे, ये सोचकर कि कहीं वास्तव में ही ऐसी लड़की हमारी घर की बहू बनकर आ गई तो क्या होगा। पर कहते हैं ना कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जब सुगंधा इस घर में बहू बनकर आई तब सभी के मुंह पर जैसे ताला सा लग गया था। सुगंधा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो बड़ों की इज्जत करना जानती थी। जो लोग मधुर की शादी से पहले बातें बनाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मानसी जी और सुगंधा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये सास और बहू हैं। जो भी देखता था वो यही समझता था कि ये माँ बेटी हैं। सुगंधा ने पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था और मानसी जी भी उसकी पूरी तरह से मदद करती थी। चाहे वो काम ससुराल का हो या फिर सुगंधा के मायके का, मानसी जी के लिए सुगंधा के ससुराल और मायके दोनों का मान सम्मान बराबर था। एक दिन सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी सुगंधा के पापा का फोन आ गया। उन्होंने कपूर साहब से बात की और बताया कि सुगंधा के भाई की शादी है और आप सभी को जरूर आना है। और अगर आपकी आज्ञा हो तो सुगंधा, इतना बोलकर वो आगे कुछ बोलते, उससे पहले ही कपूर साहब ने कहा, हाँ हाँ समधी जी, अब बताइए कब भेज दूं सुगंधा को। सुगंधा के पापा ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हो, बस अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं एक दो दिन में उसे बुलवा लूं। कपूर साहब ने कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अरे आपके यहाँ शादी है और शादी में बहुत से काम होते हैं, आप उन कामों को देखिए। कल मधुर छोड़ आएगा सुगंधा को आपके पास। कल उसे ऑफिस नहीं जाना। और रही हम लोगों की बात, तो हम लोग तो सब शादी वाले दिन ही आ जाएंगे। दूसरे दिन मधुर सुगंधा को उसके मायके छोड़कर आ गया। अगले हफ्ते शादी थी। शादी में शामिल होने सभी लोग गए थे। कपूर साहब, मानसी जी और मधुर तो दूसरे दिन ही वापस आ गए थे, लेकिन सुगंधा को वहां सबने ये बोलकर रोक लिया कि अभी कुछ दिन अपनी नई भाभी के साथ रह लेगी। उन लोगों के कहने से वो लोग सुगंधा को वहां छोड़ तो आए, लेकिन यहाँ पर किसी का भी मन नहीं लग रहा था उसके बगैर। कपूर साहब और मधुर वो दोनों तो दिन भर बाहर रहते थे और शाम को ही घर में आते थे, लेकिन बेचारी मानसी जी, वो तो सारा समय घर पर ही रहती थी, वो भी अकेले। सो उन्हें हर पल सुगंधा की याद सताती रहती थी। मानसी जी ने कई बार कपूर साहब से कहा कि सुगंधा को उसके मायके से बुलवा लो, लेकिन कपूर साहब हर बार यही कहते थे कि कुछ दिन और रह लेने दो उसे वहाँ, जिंदगी भर तो उसे यहीं रहना है और फिर अभी मधुर के पास भी समय नहीं है। ऐसे ही हर दिन बीत जाता था। एक दिन सुबह सुबह
सुगंधा का कॉल आया मधुर के फ़ोन पर। उसने मधुर से कहा, मधुर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कई दिन से बहुत कमज़ोरी सी महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मधुर ने कहा, तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, अभी नहीं गई। मैं सोच रही थी कि अगर आप आ जाते तो आपके साथ ही चली जाती डॉक्टर के पास। और वैसे भी मुझे आपको कुछ देना है। मुझे कुछ देना है? लेकिन तुम क्या देना चाहती हो? मधुर ने सुगंधा से पूछा। तो उसने कहा, आपके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है। अच्छा, बताओ ना, क्या है? मधुर ने खुश होते हुए पूछा। सुगंधा ने कहा, फोन पर नहीं बता सकती, जब आप मुझे लेने आओगे तो बताऊंगी। सुगंधा से बात करने के बाद उसने मानसी जी को बताया कि सुगंधा का फोन आया था और वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुगंधा की तबीयत खराब की बात सुनते ही मानसी जी, मधुर और कपूर साहब दोनों पर नाराज होते हुए बोली, अब तो तसल्ली मिल गई होगी तुम दोनों को। मैं कब से बोल रही थी कि उसे बुलवा लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वो सबका ध्यान रखती है सिवाय खुद के। अब मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनूंगी, मैं खुद जा रही हूँ उसे बुलाने। तभी मधुर ने कहा, माँ, मैं ऑफिस फोन करके मना कर देता हूँ कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप तैयार हो जाइए, हम अभी थोड़ी देर में निकल लेंगे। मानसी जी और मधुर सुगंधा को बुलाने उसके मायके पहुँच गए। वहां जाकर देखा तो सुगंधा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। मधुर ने सुगंधा को अलग कमरे में ले जाकर पूछा कि तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो, फिर तुमने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया? तो क्या करती, आपको तो मेरी याद ही नहीं आ रही थी। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, लेकिन आपको तो याद ही नहीं रहा कि आपकी पत्नी को उसके मायके से बुलाकर भी लाना है। सुगंधा रोती हुई बोली। तो मधुर ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाँ, सब पता है मुझे मम्मी जी ने फोन पर सब कुछ बता दिया कि कैसे आप उन्हें परेशान कर रहे थे। मम्मी जी तो रोज बोलती थी आपको कि मुझे बुला ले जाओ, लेकिन आपको तो शायद मेरी याद ही नहीं आ रही थी। सुगंधा मधुर की पकड़ से छूटते हुए बोली। तो मधुर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, मतलब ये सास बहू दोनों की प्लानिंग थी। और एक सेकंड, वो जो तुमने गिफ्ट वाली बात की थी, क्या था वो? कहाँ है मेरा गिफ्ट? सुगंधा ने कहा, था नहीं, है। वो बात सच थी। आपके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, पर वो गिफ्ट आपको अभी नहीं मिलेगा। अच्छा दिखा तो दो, अभी मत देना, बाद में दे देना, पर अभी दिखा तो दो, आखिर चीज क्या है? मधुर थोड़ा उतावला होते हुए बोला, नहीं, मैं दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि आपका गिफ्ट यहाँ है। सुगंधा ने मधुर का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा। सुगंधा की बात सुनकर मधुर खुश होते हुए बोला, क्या क्या तुम सच बोल रही हो? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? बोलो सुगंधा। सुगंधा ने शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। मधुर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो भी मधुर की बाहों में समा गई। उन दोनों को कमरे में आई बहुत देर हो चुकी थी। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, एक दूसरे के गले से लगकर। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और कहा, आप दोनों को सब नीचे बुला रहे हैं। आवाज सुनकर वो दोनों ऐसे चौंके जैसे उन्हें नींद से किसी ने जगा दिया हो। मधुर ने सुगंधा से पूछा, ये बात और किसको पता है? तो वो बोली, किसी को भी नहीं बताया मैंने अभी तक, बस ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती थी। ओ सुगंधा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। मधुर ने उसका माथा चूमते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया जहाँ पर सब लोग बैठे थे। उन दोनों को आते देखकर मानसी जी बोली, क्या बात है भाई, तुम दोनों तो गायब ही हो गए, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मधुर ने कहा, अरे माँ, आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, अगर आप कहो तो बताऊं? हाँ, बताओ ना, क्या खबर है, बता दूं? मधुर थोड़ा भाव खाते हुए बोला,
तो मानसी जी ने कहा, सीधे सीधे बता रहा है या फिर खींचो कान? तो मधुर ने कहा, अरे अरे नहीं माँ, कान मत खींचो, अब दादी बनने वाली हो, अपनी सुगंधा माँ बनने वाली है। सच? मानसी जी ने सुगंधा से पूछा तो वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। मानसी जी ने उठकर उसे प्यार से गले लगा लिया और साथ ही ये खुशखबरी उन्होंने कपूर साहब को फोन करके भी बता दी। उस दिन तो मानसी जी और मधुर को किसी ने आने नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन वो लोग सुगंधा को साथ लेकर लौट आए। वो लोग जब घर आए तो कपूर साहब ने अपनी बहू का स्वागत फूलों से किया। उन्होंने पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। घर देखकर सबका मन प्रसन्न हो गया, खासकर सुगंधा का। और होता भी क्यों ना, कपूर साहब ने सारे फूल उसकी पसंद के ही तो लगाए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। मानसी जी अब सुगंधा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी, खासकर उसके खाने पीने का। उसका जो भी मन करता था कुछ भी खाने का तो तुरंत उसे बनाकर खिलाती थी। अब तो कपूर साहब और मानसी जी में बहस होने लगी थी सुगंधा के आने वाले बच्चे को लेकर। मानसी जी को कपूर साहब रोज चढ़ाते थे, बोलते, देखना बहू को बेटा ही होगा मेरे जैसा, उसे मैं अपने जैसा बनाऊंगा। मानसी जी कहती, देखना बेटी ही होगी और मैं उसे घर का सारा काम सिखाऊंगी, खाने में नई नई चीजें बनाना और भी बहुत कुछ। उन दोनों में रोज ऐसे ही बहस होती थी। उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ता देखकर सुगंधा बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन जब उन दोनों में बहस ज्यादा बढ़ गई तब सुगंधा को बीच में बोलना पड़ा। उसने कहा, माँ पापा, आप दोनों इस तरह रोज रोज झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? आज के जमाने में बेटा बेटी सब बराबर हैं। हमें दोनों को एक जैसे संस्कार देने होंगे। और आप मुझे एक बात बताइए कि आजकल ऐसा कौन सा काम है जो बेटा या बेटी नहीं करते हों? माँ पापा, आज के इस दौर में बेटा बेटी सब समान हैं। सुगंधा की बातें उन लोगों को समझ में आ गई थी और अब उन दोनों में बहस नहीं होती थी। अब तो वो उस पल का इंतजार कर रहे थे जिस पल उनका पोता या पोती उनकी गोद में खेले। इतने इंतजार के बाद आखिर वो पल आ ही गया। सुगंधा एक नहीं बल्कि 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बनी थी। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। कपूर साहब और मानसी जी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी खुशी सबके साथ बांटी थी, सबका मुंह मीठा कराया था। उन्होंने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार बहुत धूमधाम से किया था। उन्होंने बेटे का नाम तनिष्क और बेटी का नाम तनिषा रखा था। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे। मानसी जी का सारे दिन बच्चों के साथ कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोनों बच्चे कपूर साहब और मानसी जी के लिए तो उनकी आंखों के तारे थे। वो दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और बच्चे भी अपने दादा दादी के पास खुश रहते थे। वो किसी और के पास ज्यादा देर रुकते भी नहीं थे। एक बार सुगंधा के पापा का फोन आया कि यहाँ पर सब लोग सुगंधा की याद कर रहे हैं और बच्चों को भी देखना चाहते हैं। अगर आप ठीक समझें तो सुगंधा को 2-4 दिन के लिए भेज दीजिए। कपूर साहब और मानसी जी के हाँ कहने पर सुगंधा का भाई उसे बुलाकर ले गया, लेकिन दूसरे ही दिन छोड़ने भी आ गया। तो सब हैरान होते हुए सुगंधा से पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सुगंधा ने कहा, तो क्या करती, इन दोनों ने मुझे वहां 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। एक रोता है तो दूसरा भी रोने लगता है, एक पट्टी करता है तो दूसरा भी कर देता है। चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कल रात तो इन दोनों ने रो रो कर पूरा घर भर दिया। पता है, कल आधी रात को पड़ोस में मिश्रा अंकल हैं, उनका फोन आया। वो कह रहे थे, क्या हो गया दोनों बच्चों को, कहीं कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को बुला लीजिए। अब मैं उन्हें क्या बताती कि इन दोनों को कौन सा डॉक्टर चाहिए। अब देखो कितने खुश हैं दोनों अपने दादा दादी की गोद में। कल तो ऐसे रो रहे थे जैसे इन्हें किसी ने कितना मारा हो। बहुत शैतान हो गए हैं दोनों। तनिष्क और तनिषा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे चलना सीख रहे थे। वो 1-2 कदम चलते और फिर धम से गिर जाते और रोने लगते। जब से दोनों ने खड़ा होना सीखा तब से घर में नीचे रखे सामान की तो समझो बस शामत ही आ गई थी। हर चीज को खिलौना समझकर लेने की नाकाम कोशिश करते थे दोनों,
एक दिन तो वो दोनों बच ही गए। बस अगर उस समय मधुर की नज़र उन दोनों पर ना पड़ती तो बहुत चोट लग जाती दोनों को। उस दिन हुआ यूं कि दोनों बच्चे बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहे थे। तभी तनिष्क की नज़र कोने में रखे स्टूल पर पड़ी। उस स्टूल पर एक बहुत सुंदर सा स्टैच्यू रखा हुआ था। तनिष्क ने सोचा कि ये खिलौना है। वो उसे लेने के लिए उसके पास पहुंच गया और पीछे पीछे तनिषा भी चल दी और फिर लगे वो दोनों स्टूल को हिलाने। लेकिन स्टूल भारी था, वो उनसे टस से मस ना हुआ। तभी स्टूल पर बिछा कवर तनिषा के हाथ में ना जाने कैसे आ गया और फिर लगी वो उसे खींचने। उसने उसे जैसे ही खींचा वो स्टैच्यू उसके ऊपर गिरने ही वाला था। उसी समय मधुर की नजर उस पर पड़ गई। उसने फुर्ती से दोनों बच्चों को वहां से हटा लिया। खैर, स्टैच्यू का जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों बच्चों को चोट नहीं आई। तनिष्क और तनिषा जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही थी और शैतानी भी ऐसी करते थे कि उनकी शरारत पर सब लोग गुस्सा करने के बजाय हंसते थे और प्यार करते थे। दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार था। ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ तनिषा अपने भाई की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी, वहीं तनिष्क भी अपनी बहन की हर मुसीबत में रक्षा करता और कभी कभी तो उसकी हर की हुई गलती को अपने ऊपर ले लेता था और फिर डांट भी खाता था। ऐसे ही हंसते खेलते वो दोनों बड़े हो गए। तनिष्क बीए के बाद एलएलबी कर रहा था और तनिषा ने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था। घर में अब उन दोनों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। हालांकि वो दोनों अभी शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार वालों की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा, क्योंकि तनिषा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। तनिषा के लिए जो रिश्ता आया वो दूसरे शहर से आया था, जो यहाँ से बहुत दूर था। तनिष्क बिल्कुल भी राजी नहीं था इस रिश्ते के लिए, लेकिन जब उसने सुना कि लड़का अपने माँ बाप के अकेला है और सरकारी नौकरी भी है और परिवार भी अच्छा है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, यही कारण था कि वो राजी हो गया था अपनी बहन की शादी करने के लिए। तनिष्क ने हाँ करने से पहले लड़के और उसके घर वालों से सारी बातें साफ कर ली थी। वो अपनी बहन को लेकर किसी भी तरह से रिस्क लेना नहीं चाहता था। उन लोगों ने तनिष्क की हर बात मान ली थी। तनिष्क बहुत खुश था अपनी बहन की शादी से। कपूर साहब ने अपने सामर्थ्य से ज्यादा धूमधाम से शादी की थी तनिषा की। तनिषा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई और अपने पीछे छोड़ गई सूना आंगन और उस आंगन में अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें। तनिष्क तो उसके बिना जैसे जीना ही भूल चुका था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। हालांकि तनिषा की याद सभी को सता रही थी, लेकिन उसकी तो जान बसती थी तनिषा में। उधर तनिषा भी अपने भाई की बहुत याद करती थी। वहाँ वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वहाँ उसे कोई भी सही या गलत का अंतर बताने वाला नहीं था। उसके ससुराल वाले बहुत ही बनावटी थे। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की असलियत सामने आने लगी थी। तनिषा के ससुर जी वो कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। दिन भर घर में पड़े रहना या फिर इधर उधर घूमते रहना। उनका मकान भी गिरवी रखा हुआ था और उसकी सास, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था इन सब बातों से। उन्हें तो बस किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी तनिषा पर आ गई थी। पहले तो उसने कपूर साहब या किसी और से कुछ नहीं बताया। उसने सोचा बेकार में सब परेशान हो जाएंगे, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। तनिषा की शादी में जो जेवर उसे उसके मायके से मिले थे, उन लोगों ने वो जेवर भी बेच दिए। वहाँ पर तनिषा ने अपना खुद का बुटीक खोल लिया था। वो बेचारी अपना बुटीक का भी काम देखती और घर की सारी जिम्मेदारी भी संभालती थी। तनिषा के पति का नाम प्रतीक था। शुरू में तो प्रतीक उससे बहुत अच्छे से बातें करता था, लेकिन अब तो उसे जब पैसे चाहिए होते तभी उससे प्यार से बात करता था। एक दिन प्रतीक कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक सूटकेस में अपनी 3-4 जोड़ी कपड़े रख लिए
और जाने लगा। उसने तनिषा को कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है और कब तक लौटेगा। तनिषा ने ही उससे पूछा तो उसने बताया कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में लौटूंगा। तनिषा ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला देहरादून जा रहा हूँ। अब ये भी पूछो कि देहरादून में कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, क्या करोगे? मैं तो यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ, मुझे और तो कोई काम नहीं है, पूछो। बेचारी तनिषा कुछ भी नहीं बोली। वो आंखों में आंसू भरकर वहां से चली आई। देहरादून का नाम सुनकर उसका भी मन हो रहा था वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां पर उसकी मौसी रहती थी। प्रतीक पूरा 1 हफ्ते बाद आया और आते ही सूटकेस एक तरफ पटक कर कहीं चला गया। तनिषा ने सोचा सूटकेस में से उसके गंदे कपड़े निकालकर धुलने डाल दूं। जैसे ही तनिषा ने वो सूटकेस खोला, उसमें कुछ सामान ऐसा था जिसे देखकर उसके मन में शक पैदा हो गया। उसने सोचा अगर इसके बारे में प्रतीक से कोई भी सवाल किया तो जवाब तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेरी जान से कलेश और हो जाएगा। इसीलिए उसने उस सूटकेस को ऐसे ही बंद करके रख दिया। अगले दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब अचानक तनिषा की आंख खुल गई। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने गौर से सुना तो वो आवाज उसके पति की थी। वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। वो कह रहा था तुम चिंता मत करो डार्लिंग, बस थोड़े दिन सब्र और कर लो। मैं कैसे भी करके तनिषा से पीछे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, बस एक बार वो मुझे मोटी रकम ला कर दे दे। ये बात सुनकर तनिषा के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रक्षक ही उसका भक्षक निकलेगा। क्या क्या सपने देखे थे तनिषा ने, आज उसके सारे सपने शीशे की तरह टूटकर बिखर गए थे। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो करे तो क्या करे? अगर सास या ससुर से बात करती है तो पता नहीं वो लोग उसकी बात का विश्वास करेंगे या नहीं, और अगर मम्मी पापा को बताती है तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई। सुबह जब वो उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। आज उसका मन हो रहा था कि कोई उसे गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दे और उसका सर दबा दे, लेकिन ससुर जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो कह रहे थे इस घर में चाय भी ठीक समय पर नहीं मिलती। वो महारानी अभी तक सोई पड़ी है, उन्हें क्या फिक्र है बूढ़े सास ससुर की। ये बात सुनकर वो उठ गई और जल्दी से चाय बनाकर ले गई। जब वो चाय लेकर पहुंची तो प्रतीक भी वहीं पर बैठा हुआ था। तनिषा को देखते ही वो उस पर बुरी तरह से बरस पड़ा। उसने कहा सारा दिन घर में आराम करती रहती हो, तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता कि मम्मी पापा को चाय भी बनाकर दे दो समय पर। फिर उसने अपने पापा से कहा पापा, मैं नहीं चाहता कि आप किसी पर भी निर्भर रहें। मैं सोच रहा था कि आप दोनों के लिए एक अच्छा सा नौकर रख लूं, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। अच्छा पापा, मैं सोच रहा था कि ये नौकरी छोड़ दूं और कोई अच्छा सा खुद का बिजनेस कर लूं। लेकिन क्या बेटा? प्रतीक की माँ ने पूछा। तो प्रतीक ने कहा माँ, उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे? प्रतीक की माँ ने कहा आएंगे कहाँ से? बहू को बोल देना अपने पिता से ले लेगी। शादी में तो कुछ दिया नहीं उन लोगों ने, और ना ही हमने आज तक कुछ मांगा। इतना तो अपनी बेटी के लिए कर ही सकते हैं वो लोग। और अगर इसके अलावा और भी जरूरत पड़े तो तनिषा के बैंक खाते में भी तो रुपए हैं, काम चल जाएगा, तू चिंता मत कर। ये सारी बातें सुनकर वो चुपचाप वहां से चली आई। उसे सब समझ में आ गया था कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। उसने मौका देखकर तनिष्क को फोन करके सारी बातें बता दी। तनिष्क ने उसे सब कुछ समझा दिया, क्या और कैसे करना है। दूसरे दिन तनिषा ने बुटीक के काम के बहाने से बैंक जाकर अपने अकाउंट से सारे पैसे अपने मायके वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसका पता प्रतीक या उसके परिवार वालों को नहीं था। उधर तनिष्क ने अपने एक दोस्त से बात की। उसने तनिषा की सारी परेशानी उसे बताई। तनिष्क के दोस्त ने कहा यार,
तनिषा मेरी भी बहन है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम दोनों भाई मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तनिष्क के दोस्त का नाम कबीर था। कबीर के मामा उसी शहर में रहते थे जहाँ पर तनिषा का ससुराल था। कबीर के मामा का बेटा हर्ष कबीर और तनिष्क की ही उम्र का था। कबीर ने उसे फोन पर सारी बातें समझा दी और उसे प्रतीक का फोटो और उसका पता भी दे दिया। अब हर्ष ने प्रतीक का पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसके पीछे पीछे उसके परछाई की तरह रहने लगा। हर्ष को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके सामने प्रतीक की सारी सच्चाई आईने की तरह साफ हो गई थी। प्रतीक पहले से ही शादीशुदा था। उसने तनिषा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। लव मैरिज की थी उसने। उसके एक बेटा भी था और इस बात को तनिषा के सास और ससुर भी जानते थे। उन लोगों पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। मकान भी गिरवी रख गया था। जब तनिषा का रिश्ता प्रतीक के लिए आया था तब तक प्रतीक के माँ बाप को प्रतीक की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तनिषा से रिश्ते की बात सुनकर प्रतीक ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन प्रतीक के पापा ने उसे ये समझाकर चुप करा दिया कि अभी अपनी इस शादी के बारे में भूल जा जो तूने हमें बगैर बताए की है, और अभी जो रिश्ता आया है उसके बारे में सोच। लड़की अपने माँ बाप की अकेली है, बस एक भाई और है उसका, और ऊपर से वो कमाती भी तो है। उसका अपना खुद का बुटीक है वहाँ पर, सो हम उसे यहाँ भी खुलवा देंगे। तू अपनी उस पत्नी को अच्छी तरह से प्यार से समझा देना कि तू जो भी कर रहा है वो उसके लिए ही कर रहा है। अरे बेटा, तनिषा से शादी तो बस तुझे नाम के लिए ही करनी है। जैसे ही हमारे हाथ में पैसे आएंगे और हमारा सारा कर्जा चुक जाएगा, वैसे ही हम कैसे भी करके तेरा पीछा छुड़ा देंगे तनिषा से। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हर्ष ने सारी कहानी तनिष्क और कबीर को फोन पर बता दी। उन्होंने उसे समझा दिया कि क्या और कैसे करना है। उधर प्रतीक और उसके माँ बाप तनिषा से लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। एक दिन तनिषा ने तनिष्क को फोन कर दिया पैसों के लिए। तनिषा ने फोन स्पीकर मोड पर डालकर बात की ताकि सब सुन सकें। तनिष्क ने कहा, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सारे पैसे पहुंचा दूंगा। तनिष्क की बात सुनकर वो लोग निश्चिंत हो गए। यहाँ हर्ष ने सारी तैयारी अच्छी तरह से कर ली थी। उसने धीरे धीरे प्रतीक से जान पहचान बढ़ा ली। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन हर्ष ने प्रतीक से कहा, यार मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। पता है हम लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हों। प्रतीक ने पूछा, और अगर बच्चा ना हो तो? हर्ष ने उसे बताया, हम उसमें एक गेम कराते हैं। उस गेम में सिर्फ वही लोग भाग ले सकते हैं जो 1 या 2 बच्चे के माता पिता हों, और उसमें जीतने वाले एक जोड़े को हम 2 लाख रुपए का इनाम देते हैं। और इसके अलावा 2-3 छोटे मोटे गेम और करवाते हैं, उसमें हम 2-3 हजार तक का गिफ्ट आइटम रखते हैं। प्रतीक ने कहा, तो इसमें बच्चों का क्या काम? यार इसमें बच्चों का ही तो काम है, उन्हें अपने बच्चों के साथ गेम खेलना होता है। प्रतीक ने पूछा, यार एक बात समझ में नहीं आई, इसमें तेरा क्या फायदा होता होगा? बल्कि तेरा तो इसमें नुकसान ही है, और इतना सब तो अकेले कैसे मैनेज करता है? हर्ष ने कहा, अकेले कहाँ करता हूँ, मेरा पूरा परिवार है ना मेरे साथ। शायद तूने ढंग से नहीं सुना मैंने क्या कहा था। मैंने बोला था कि हम लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, तो हम लोग का मतलब मैं अकेला नहीं। और रही नुकसान वाली बात, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। बिजनेस? प्रतीक ने हैरानी से पूछा। हर्ष ने कहा, हाँ और क्या, ये एक तरह से बिजनेस ही तो है। जैसे बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है शुरू करने के लिए, वैसे ही इसमें लगाना पड़ता है। यार मैं अभी भी ठीक से नहीं समझा, ठीक ठीक बताना, प्रतीक ने कहा। तो हर्ष ने उससे कहा, ये सब मैं तुझे कभी फुर्सत में समझा दूंगा। अभी तो तू मुझे ये बता कि इतने दिन हो गए हमारी दोस्ती हुए, तूने अभी तक मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये बता, तेरी शादी हो गई या अभी तक किसी ने तुझे पसंद ही नहीं किया? हर्ष ने चुटकी ली। प्रतीक ने कहा, पसंद की तो बात ही मत कर। अरे लड़कियां मरती थी मुझ पर। हर लड़की चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, लेकिन
मैं किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देता था। ओह अच्छा, तो इसका मतलब तूने अभी तक शादी ही नहीं की? अरे यार कुछ तो शर्म कर। अभी तक तो तू बाप बन चुका होता। बाप बनने की उम्र में तू दूल्हा बनेगा और फिर दादा बनने की उम्र में बाप बनेगा। हर्ष ने मजाक में हंसते हुए उसे छेड़ा। फिर उसने अपनी जेब में रखे कागज की तरफ इशारा करते हुए कहा, चल कोई बात नहीं, मैं ये वापस ले जाता हूँ। हर्ष प्रतीक को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे सारी सच्चाई उगलवाना चाहता था और वो उसमें कामयाब भी हो गया। उसने प्रतीक को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर्ष के बुने जाल में प्रतीक खुद ब खुद फंस गया। हर्ष की बात सुनकर प्रतीक ने कहा, अरे वाह यार, कैसी बात कर दी तूने। तेरे भाई के पास भी दिल है। नहीं नहीं, मेरा मतलब अब नहीं है, था दिल, चुरा लिया उसे किसी की अदाओं ने और फिर मैंने उससे शादी कर ली और हम दोनों का एक बहुत प्यारा सा बेटा भी है। उसकी बात सुनकर हर्ष ने थोड़ा हैरानी का अभिनय करते हुए कहा, वाह मेरी जान, तू तो छुपा रुस्तम निकला। चल यार, इस बार तू भी आना अपने परिवार के साथ उस प्रोग्राम को देखने के लिए, बहुत मजा आएगा तुझे। वाह, ये कर दी ना यारों वाली बात। चल इस बार तू भी आना अपने परिवार के साथ उस प्रोग्राम में, बहुत मजा आएगा तुझे। प्रतीक ने पूछा, क्या मैं उसमें भाग ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। तुम दोनों आओ, बस उसके लिए तुम्हें अपना फॉर्म भरना होगा और अपनी और भाभी जी की और अपने बच्चे की फोटो भी चिपका देना। वैसे तो ये फॉर्म 500 रुपए का है, लेकिन चल तेरे लिए फ्री, तेरे दोस्त की तरफ से। प्रतीक ने हर्ष से पूछा, ये प्रोग्राम कब है? हर्ष ने कहा, अभी थोड़ा टाइम है, जब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार का इनाम तुम ही जीतो। 2 दिन बाद प्रतीक ने वो फॉर्म भर के हर्ष को दे दिया। हर्ष ने वो तनिष्क के पास पहुंचा दिया। उधर तनिषा ने बड़ी होशियारी के साथ वो सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली जो प्रतीक और उसके माता पिता ने तनिषा को बोली थी। एक दिन वो तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। उस समय तनिषा अपने बुटीक पर थी। अचानक उसे किसी काम से घर आना पड़ा। कुछ बातें उसे सुनाई दे गई। जब उसने गौर से सुना तो वो सन्न रह गई। प्रतीक कह रहा था, माँ पापा, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग कैसे भी करके उसे यहाँ से, मेरी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। मैं तनिषा के साथ और नहीं रह सकता। प्रतीक की माँ बोली, ऐसा करते हैं, उसे खाने में जहर मिलाकर दे देंगे। ये बात सुनकर प्रतीक का पिता बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, ये भी कोई तरीका है उसे भगाने का? उसे जहर देकर मारोगे तो उसके परिवार वालों को क्या जवाब दोगे? वो लोग तो जैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, वो पुलिस के पास तो जाएंगे ही नहीं। अरे काम तो वो करो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम उसे इतना बदनाम कर देंगे कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। मतलब? प्रतीक ने पूछा तो उसके पिता ने कहा, अरे हम उसे बदचलन साबित कर देंगे। बदचलन? मगर कैसे? प्रतीक की माँ ने पूछा। प्रतीक के पिता ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। तनिषा ने सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और तुरंत उसने वो सारी रिकॉर्डिंग तनिष्क को पोस्ट कर दी। तनिष्क ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, तेरे ये भाई है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तनिष्क और कबीर ने पूरी प्लानिंग हर्ष को समझा दी। हर्ष ने प्रतीक को फोन किया और कहा, यार प्रतीक, मेरा एक दोस्त लंदन में रहता है, वो इस समय यहाँ आया हुआ है और वो अगले हफ्ते चला जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि उसके जाने से पहले मैं वो प्रोग्राम कर लूं। हर्ष की बात सुनकर प्रतीक ने कहा, हाँ हाँ कर लो ना, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। हर्ष ने कहा, बस यार, तुम अपने परिवार के साथ टाइम से पहले पहुंच जाना और जो भी बात होगी मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। उधर तनिष्क और कबीर हर्ष के यहाँ पहुंच चुके थे। तीनों ने मिलकर सारा बंदोबस्त कर लिया। हर्ष ने प्रतीक को फोन करके बता दिया कि प्रोग्राम 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद प्रतीक अपनी पहली पत्नी और
बेटे के साथ हर्ष के यहाँ पहुँच गया। हर्ष ने कबीर को अपना लंदन वाला दोस्त बनाकर प्रतीक से मिलवाया। उधर तनिष्क तनिषा को लेकर पुलिस के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने वो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी और कुछ वीडियोस भी थी, वो भी दिखा दी। तनिषा ने पुलिस को प्रतीक की पहली शादी और उसके बेटे के बारे में भी बता दिया। प्रतीक और उसके माता पिता तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। पुलिस प्रतीक के घर पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। वहां जाकर पुलिस ने प्रतीक के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया और प्रतीक के बारे में पूछा तो वो बोले कि वो शहर से बाहर गया है, तनिषा के ही किसी काम से। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। वो बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोले, कितने बेशर्म लोग हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है। अपनी शादीशुदा और एक बच्चे के बाप की शादी इस बेचारी लड़की से धोखे से करा दी। पूरा घर इसकी कमाई खा रहा है, उस पर भी दहेज की मांग की तुम लोगों ने, और इसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। इतने जुल्म करने के बाद भी अब तुम लोगों से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। चलो अब जेल में बैठकर खूब प्लानिंग करना तुम सब। पुलिस की बात सुनकर वो दोनों हाथ जोड़कर बोले, सर हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं और ये भी झूठ है कि हमारा बेटा पहले से शादीशुदा है। उसकी कोई शादी नहीं हुई, और जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से? उसकी कोई शादी नहीं हुई सर। ये सब झूठ बोला जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है सर। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो अदालत में साफ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिलहाल तो तुम दोनों हमारे साथ चलो। पहले तुम्हारे सुपुत्र के पास जाएंगे, उसको भी गिरफ्तार करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। उन दोनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और वो लोग सब हर्ष के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पर प्रतीक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठा था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर तीनों को जेल भेज दिया। इन सारी बातों का तनिष्क ने घर में किसी को भी पता लगने नहीं दिया। उन तीनों को जेल हो गई और मुकदमा दायर हो गया। तनिष्क जब तनिषा को लेकर घर पहुंचा तब उसने घर वालों को सारी बातें बताई। तनिष्क और तनिषा दोनों ने मिलकर अपनी सूझबूझ से बहुत बड़ी समस्या हल कर दी थी। तनिष्क अपनी बहन को एक बहुत बड़े खतरे से सुरक्षित निकाल कर लेकर आया था। आज कपूर साहब और उनके परिवार वालों को अपने दोनों बच्चों पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था और साथ ही अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था तनिषा की शादी जबरदस्ती कराने के लिए। पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।